नमस्कार। आज तारीख है 7 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के तहत हम ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 की बात करेंगे। इसने निजता और मानवाधिकार के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर जीएस पेपर 3 के हेल्थ और एनवायरनमेंट वाले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, जो कि असल में काफी डरावना है अगर आप डेटा देखें तो। राइट। और हमारा तीसरा विषय होगा चंबल में अवैध रेत खनन और माफिया राज, जो कि इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और आखिर में हम सुशासन और डिजिटल राइट्स के अंडर भारत में इंटरनेट सेंसरशिप और आईएसपी की मनमानी का विश्लेषण करेंगे होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से से जुड़े उस कानूनी बदलाव से जिसने निजता और पहचान पर एक नई बहस छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं 30 मार्च 2026 को नोटिफाई हुए नए गैजेट की, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। हाँ, ये बिल काफी सुर्खियों में है अभी। जब मैं इसे पढ़ रही थी ना, तो मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगा। मतलब अगर हम 2014 के नालसा जजमेंट को देखें तो उसने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद अपनी पहचान तय करने का अधिकार दे दिया था। पर इस नए 2026 के संशोधन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रोग्रेशन से रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये उल्टा कदम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इसने उस पूरे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को ही पलट दिया है। अब ये मेडिकल और ब्यूरोक्रेटिक गेटकीपिंग को वापस ले आया है। मतलब अब एक व्यक्ति को अपना जेंडर साबित करने के लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड के सामने जाना होगा। ओहो। हाँ, फिर वो बोर्ड अपनी सिफारिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम को भेजेगा, तब जाकर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। वेट, सच में? ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब जेंडर पहचान तो एक इंसान की इंटरनल फीलिंग है ना? क्या विज्ञान में ऐसा कोई मेडिकल बायोमार्कर होता भी है जिससे अजनबियों का एक बोर्ड किसी का जेंडर टेस्ट कर सके? यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। विज्ञान में जेंडर पहचान का कोई मेडिकल बायोमार्कर होता ही नहीं है। तो ऐसे में एक बोर्ड के सामने जाकर खुद को साबित करना, ये किसी भी इंसान की ऑटोनॉमी और गरिमा का खुला उल्लंघन है। और कानूनी तौर पर देखें तो ये आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 इन सब का हनन है। बिल्कुल, गरिमा के साथ जीने का अधिकार तो आर्टिकल 21 है ही। और इसका जो जमीनी असर है ना, वो डॉक्टर कविता अरोड़ा के डेटा से साफ दिखता है। उनके मुताबिक 99% ट्रांसजेंडर व्यक्ति सामाजिक तिरस्कार झेलते हैं, 52% तो एजुकेशन सेक्टर में प्रताड़ित होते हैं और 57% हिंसा का शिकार होते हैं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है ना? अब जो समुदाय पहले ही इतना डरा हुआ है, उसे आप मेडिकल बोर्ड और डीएम ऑफिस के चक्कर लगवाएंगे, तो इस बिल से तो कल्याणकारी योजनाएं सुलभ होने के बजाय एक डर का माहौल बन जाएगा। सही कहा आपने। और इस डर को बढ़ाने वाला इसका सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो वो है जहां अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अनुचित प्रभाव के लिए 15 साल की जेल का प्रावधान है। बाप रे, 15 साल? ये तो हाँ, सीधे 15 साल। ये तो मुझे बहुत खतरनाक लगा। मतलब मान लीजिए कोई 18-19 साल का इंसान है और वो किसी मनोवैज्ञानिक या किसी सपोर्ट एनजीओ के पास जाता है। वो संस्था उसे अपनी पहचान समझने में सिर्फ मदद कर रही है। तो क्या इस कानून के तहत उस मदद को भी अपराध मान लिया जाएगा? बिल्कुल। कानून की भाषा इतनी वेग है कि इस मदद को अनुचित प्रभाव मानकर उस डॉक्टर या एनजीओ वर्कर को 15 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम को ही खत्म कर देगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आ रहा है ये बिल ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और जो पारंपरिक हिजड़ा समुदाय हैं उनके बीच के कल्चरल और बायोलॉजिकल अंतर को भी पूरी तरह मिटा देता है। और जो ट्रांस पुरुष हैं उन्हें तो इस पूरे फ्रेमवर्क में पूरी तरह अदृश्य ही कर दिया गया है। मतलब ये नीतियां वाकई जिंदगी को बहुत मुश्किल बना रही हैं। अब अगर कानूनों से आगे बढ़ें और प्रकृति के कानून की बात करें तो वहां भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर हो रहा है। आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर नरेश त्रेहान का आर्टिकल जो हमारे सोर्स में है वो तो आंखें खोलने वाला है। अक्सर हम क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या समझते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पोलर बेयर खतरे में है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ भविष्य की समस्या है या आज ही हमारे अस्पतालों के बेड्स इस वजह से भर रहे हैं? ये पूरी तरह से आज की सच्चाई है। डॉक्टर त्रेहान ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा है। अगर हम सिर्फ मुंबई का उदाहरण लें तो वहाँ अत्यधिक बारिश
और जल भराव की वजह से हैजा, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां बहुत गंभीर रूप ले रही हैं। पानी का रुकना अब इन बीमारियों का गढ़ बन गया है। और दिल्ली एनसीआर का जो डेटा उन्होंने दिया वो तो मुझे शॉक कर गया। मतलब हम हमेशा सोचते थे कि चलो सितंबर आ गया, थोड़ी ठंड होगी तो डेंगू खत्म हो जाएगा, लेकिन अब डेंगू का पीक खिसक कर नवंबर तक चला गया है। हाँ, क्योंकि मच्छर अब ज्यादा समय तक पनप पा रहे हैं, सर्दियां देर से आ रही हैं। और सिर्फ डेंगू नहीं, मलेरिया को ही देख लीजिए। मलेरिया हमेशा से गंगा के मैदानों की बीमारी रही है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मलेरिया के मच्छर हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में भी पहुंच गए हैं। हे भगवान, ये तो बीमारियों का पूरा भूगोल ही बदल रहा है। इसमें मुझे ना एक बहुत ही शानदार पैराडॉक्स, एक विरोधाभास दिखा एयर कंडीशनर का। मतलब सोचिए, हम भीषण गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी चलाते हैं। वो एसी बाहर ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है, जिससे धरती और गर्म होती है, और उसी ऊर्जा उत्पादन से जो धुआं निकलता है उसका PM 2.5 हमारे ही फेफड़ों में जा रहा है। मतलब हम खुद को ठंडा करने के लिए जो कीमत चुका रहे हैं वो हमें ही मार रही है। ये एसी वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। और ये PM 2.5 ना, ये कोई आम धूल नहीं है। ये इतना छोटा होता है कि ये सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अच्छा, खून में मिल जाता है सीधे? बिल्कुल। और वहां जाके ये एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां करता है, जिससे फेफड़े, दिल और किडनी डैमेज होते हैं। इसके अलावा हीट स्ट्रोक की बात करें तो ओडिशा, तेलंगाना और विदर्भ में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रातें इतनी गर्म हो गई हैं कि शरीर को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसका असर तो हमारे खाने पर भी पड़ रहा है ना? हाँ, एकदम। बेमौसम बारिश से फसलों का पोषण कम हो रहा है और गर्मी की वजह से गायों का दूध उत्पादन घट रहा है, जिसका सीधा असर बच्चों में बढ़ते कुपोषण के रूप में दिख रहा है। मतलब पर्यावरण का विनाश हर तरफ से हमें घेर रहा है। और इसी विनाश की एक और कड़ी है प्राकृतिक संसाधनों की लूट, जो अब एक बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। मैं बात कर रही हूँ चंबल की। अवैध रेत खनन, यस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में फैली है, वहाँ घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टॉर्टल और गंगा डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। और इन जीवों को धूप सेकने और अंडे देने के लिए रेत की बहुत ज़रूरत होती है। राइट। सैंडबार्स उनके इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन जो रेत माफिया वहाँ खड़ा हो गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डकैत कहा है। मेरा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट और NGT ने इस खनन पर बैन लगाया हुआ है, तो ये माफिया वन रक्षकों पर हावी कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये अब कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। 2017 से 2024 के बीच की जो हिंसक घटनाएं हैं वो डराती हैं। ये माफिया पकड़े जाने पर भागते नहीं हैं, वो वन रक्षकों पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा देते हैं। बाप रे। और इनके पास अब सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स और GPS से ये पुलिस की लोकेशन लाइव ट्रैक करते हैं। मतलब ये पुलिस से भी एक कदम आगे चल रहे हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें इसे रोकने में इतनी नाकाम रहीं कि उन्होंने कोर्ट में इसे लीगल करने का ही प्रस्ताव रख दिया। हाँ, जो कि बहुत ही बेतुका था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे तुरंत खारिज कर दिया। आप अपराध को इसलिए लीगल नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे रोक नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। लेकिन हमें इसके रूट कॉज को समझना होगा। चंबल के भीड़ों में खेती बहुत मुश्किल है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि युवा मजबूरी में इस माफिया के साथ जुड़ रहे हैं। तो सिर्फ पुलिस के डंडे या क्रैकडाउन से ये नहीं रुकेगा। जब तक आप उन्हें आजीविका का कोई लीगल साधन नहीं देंगे, ये समस्या बनी रहेगी। ये तो है, पेट की आग सबसे बड़ी होती है। तो आजीविका और इन भौगोलिक सीमाओं की बात करने के बाद अब हम अपनी डिजिटल सीमाओं की तरफ रुख करते हैं। इंटरनेट सेंसरशिप। जी, भारत का इंटरनेट सेंसरशिप रेजीम, करण सैनी के अध्ययन का जो हवाला हमारे सोर्स में है, उसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देती हूँ। सोचिए, आप एक हाईवे पर जा रहे हैं। आपको लगता है कि सड़क के नियम सबके लिए एक हैं, लेकिन आपका जो टोल प्लाजा है, यानी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP, वो तय करता है कि आप किस शहर में जा सकते हैं और किस में नहीं। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। अगर हम इसके तकनीकी और कानूनी पहलू को देखें तो ITI एक्ट 2000 के सेक्शन 69A और 79 के तहत ये काम होता है। इसे तकनीकी भाषा में DNS पॉइजनिंग कहते हैं। ये DNS पॉइजनिंग क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए DNS इंटरनेट की एक फोन डायरेक्टरी है। आप कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आपका ISP जानबूझकर आपको उस वेबसाइट का गलत एड्रेस दे देता है। अच्छा, तो वेबसाइट खुलती ही नहीं है?
एग्जैक्टली आपको लगता है सर्वर डाउन है पर असल में उसे ब्लॉक किया गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खामोश तरीका है सेंसर करने का। और 2025 में हुए इस अध्ययन के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी में 6 बड़े आईएसपी पर करीब 294 मिलियन डोमेन की टेस्टिंग की गई, जो कि बहुत बड़ा सैंपल साइज है। बिल्कुल। और पता है, ब्लॉक किए गए कुल 43,083 डोमेन में से सिर्फ 1,414 डोमेन ऐसे थे जिन्हें सभी 6 आईएसपी ने एक साथ ब्लॉक किया था। मतलब इसमें कितनी भारी विसंगति है। यही तो इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स है। जब पायरेसी या पोर्नोग्राफी वाली साइट्स की बात आती है तो इन प्रोवाइडर्स के बीच कोई एकरूपता नहीं है। कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जैसे ही बात आतंकवाद की आती है या फिर चीन की वीबो या कश्मीर की द कश्मीर वाला जैसी संवेदनशील साइट्स की होती है, तब सारे आईएसपी मिलकर एक सुर में काम करते हैं। मतलब वहां पूरा कंसेंसस है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्लॉकिंग की ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही मनमाने और अपारदर्शी तरीके से चल रही है। जनता को पता ही नहीं है कि क्या ब्लॉक हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगर हम आज के इन चारों विषयों को एक साथ रख कर देखें, तो चाहे वो किसी व्यक्ति के अपने जेंडर की पहचान हो, या हमारे सांस लेने वाली हवा हो, नदियों की रेत हो, या फिर हमारे इंटरनेट का उपयोग, हर जगह ये नीतियां और प्रशासन की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर एक आम इंसान की जिंदगी को अपने अदृश्य नियंत्रण में ले रही है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जब हमारा भौतिक पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है कि बीमारियां तक अपना समय और जगह बदल रही हैं, और हमारा डिजिटल पर्यावरण इतनी खामोशी से कंट्रोल किया जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे क्या छिपाया जा रहा है, तो आज के समय में हमारी अपनी असलियत पर, हमारी अपनी रियलिटी पर हमारा अपना कितना नियंत्रण बचा है? उफ, ये सवाल तो वाकई बहुत गहरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो देख रहे हैं वो हमारी चॉइस है या किसी और का कंट्रोल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विषय की बारीकियों को खुद से समझने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर पढ़ें। तो अभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सकारात्मक और जिज्ञासु ऊर्जा के साथ सीखते रहें। नमस्कार। नमस्कार।